हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं पटवारी एग्ज़ाम के संबंध में। बहुत सारे लोगों ने पटवारी का एग्ज़ाम दिया है। यदि आंकड़ों की बात करें तो लगभग 12.7 लाख लोगों ने पटवारी का फॉर्म भरा था। इसमें से कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो, क्योंकि सेंटर क्या हुआ था, पटवारी के सेंटर काफ़ी दूर दूर दिए हुए थे, तो इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 3 से 4 लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, जो मिसिंग थे। लेकिन कम से कम 7 से 8 लाख लोग तो ऐसे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो ऐसे में फिर सवाल उठता है कि आपके जो नंबर आए हैं, क्या उसमें आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या आपने जो एग्ज़ाम दिया है पटवारी का, तो अभी तो फ़िलहाल में आपके मन में हो सकता है एक सवाल ये आता हो कि भाई इसका जो रिज़ल्ट है वो कितने दिनों में आएगा। क्योंकि यदि हम पटवारी एग्ज़ाम की बात करें तो जो 26 अप्रैल थी वो लास्ट शिफ्ट थी इसकी, ठीक है। फिर एक सवाल ये होता है कि भाई कट ऑफ कितना जाएगा। फिर बहुत सारा क्या हुआ था कि बीच में अभी जो आंसर की हुई थी वो ओपन हुई थी और जो सवाल गलत थे उनमें आपत्ति लगाने का अवसर मिला था। तो जिन सवालों में आपत्ति लगाई गई है उन सवालों का क्या होगा, और यदि उन सवालों में जिनमें आपत्ति लगाई गई है वो निरस्त होते हैं तो इसका लाभ किसे होगा, क्या किसी को नुकसान भी हो सकता है इसका। नॉर्मलाइजेशन के बाद में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, और इसके साथ में आखिरी और अंतिम सवाल ये होता है कि रिजल्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी। आज हम इस सभी विषयों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, समझाऊंगा आपको कि ये सारे जो सवाल हैं इनके क्या आंसर होने वाले हैं, आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। देखिए, यदि मैं सबसे पहले दोस्तों आपको बात करूं आपसे मैं, तो यहाँ पे देखिए कि जो पटवारी का एग्ज़ाम है ना, पटवारी के एग्ज़ाम से पहले जो आबकारी था, आबकारी, तो आबकारी का एग्ज़ाम हुआ था और उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। तो जो एग्ज़ाम पहले हुआ है व्यापम को डेफिनेटली उसका जो रिज़ल्ट है वो पहले देना होगा। इसके बाद ही पटवारी का जो है वो रिज़ल्ट व्यापम जारी करेगा। तो एवरेज यदि हम इस साल का ट्रेंड देखें तो शुरू में जो सब इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था, सब इंजीनियर के एग्ज़ाम में 1 माह में रिज़ल्ट दे दिया था क्योंकि वो एग्ज़ाम छोटा था। इसके बाद में दूसरा एग्ज़ाम जो व्यापम ने लिया था वो था फिशरीज़, या कह सकते हैं स्वच्छता निरीक्षक का था। उसका लगभग 2 मंथ में जो था वो रिज़ल्ट आ गया था। लेकिन ये दोनों एग्ज़ाम जो थे, सब इंजीनियर और स्वच्छता निरीक्षक का, ये छोटे एग्ज़ाम थे, इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं थे। लेकिन पटवारी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें 8 लाख लोग अप्रॉक्सीमेटली जिनने एग्ज़ाम दिया है, फॉर्म तो लगभग 13 लाख भर गए थे। तो ऐसे में मिनिमम हम ये मान के चलें कि 2 मंथ तो व्यापम लेने ही वाला है एग्ज़ाम को जारी करने के लिए। ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि जिन क्वेश्चनों में अभी आपत्ति लगाई गई है व्यापम उनको देखेगा, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन निरस्त करेगा, नंबर ऊपर नीचे होंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर रिजल्ट जारी करेगा, फिर अलॉटमेंट होगा, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो 2 माह तो हम मिनिमम मान के चलें। अब हम ये देखते हैं कि रिज़ल्ट एग्ज़ाम कब ख़त्म हुए, तो 26 अप्रैल को एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। 26 अप्रैल के बाद में अगर हम 2 माह को देखें तो 26 मई और 26 जून, तो लगभग आप ये मान के चलते हैं कि जून और जुलाई तक जो है रिज़ल्ट आएगा, और अगस्त के महीने तक जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब इसके साथ में एक नया सवाल ये उठता है कि यहाँ पे कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितना कट ऑफ जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर भी डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे जो हमारा मध्य प्रदेश है, कट ऑफ यहाँ पे निर्भर करता है इस बात के ऊपर कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, साथ ही एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया है, और तीसरी चीज़ कि एग्ज़ाम किस लेवल का था। तो देखिए, सबसे पहले हम एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट था, मतलब कि पेपर हार्ड नहीं था, पेपर इजी भी नहीं था, मॉडरेट था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे थी कि पेपर जो था वो सिलेबस से नहीं था, मतलब कि आउट ऑफ द सिलेबस था। आउट ऑफ द सिलेबस मतलब कि बहुत ही कहीं से भी सवाल उठा के आ रहे थे। और दूसरी बात, लगभग अगर आप देखें सारे सब्जेक्टों को मिलाकर तो लगभग 14 से 15 सब्जेक्ट हो रहे थे। कौन कौन से? उसमें मैथ्स थी, रीजनिंग थी, हिंदी थी, इंग्लिश थी, इकोनॉमी थी, पॉलिटी थी, जियोग्राफी थी, करंट अफेयर था, मैनेजमेंट था। इस तरीके से 15 सब्जेक्ट, कंप्यूटर, हिंदी वगैरह मिला के 15 सब्जेक्ट हो रहे थे। तो
इतने सारे सब्जेक्ट थे और हर सब्जेक्ट से क्या आने वाला है इसके बारे में कोई नहीं जानता था। तो यहाँ पे दोस्तों चूँकि 15 सब्जेक्ट हो रहे थे तो हर सब्जेक्ट से इतना ज़्यादा पूछा जा रहा था, डीप लेवल पे जाके आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ रहे थे, तो पेपर बहुत ज़्यादा लोगों से बना नहीं है। हार्डली किसी शिफ्ट में 150 प्लस कोई टॉपर जा रहा था, अदरवाइज सब टॉपर भी 150 के नीचे ही थे। तो यहाँ पे कैटेगरी की बात करें तो सबसे पहले देखिए, एक तो होता है जो हमारा जनरल कैटेगरी होता है, एक जो कैटेगरी होता है दोस्तों वो होता है जनरल कैटेगरी होता है। फिर एक कैटेगरी जो होती है हमारी OBC कैटेगरी होती है, फिर होती है ST और SC कैटेगरी, और फिर हो जाती है कि जिसमें अदर के अंदर जो होते हैं भूतपूर्व सैनिक वगैरह होते हैं, ये चीज़। सबसे पहले हम जनरल की बात करें तो देखिए जनरल का कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन यहाँ पे EWS के नाम पे जनरल को 10% का आरक्षण है, बाकी और कोई आरक्षण इनके पास नहीं, पर 10% आरक्षण तो EWS के नाम पे इन्हें मिला हुआ है, जिसमें केवल जनरल के कैंडिडेट ही होते हैं। तो एक तो हो गया ओपन, दूसरा हो गया EWS। तो यहाँ पे ओपन और EWS की बात करें तो लगभग 140 के लगभग EWS का यहाँ पे कट ऑफ जाएगा और जनरल का लगभग 145। ये इतना बहुत ज़्यादा ओपन और EWS का अंतर नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि EWS का मतलब होता है अदर बैकवर्ड जो यहाँ पे क्लास होती है। तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिए कि देखिए आज के समय पे अपने आप को आर्थिक तौर पे कमज़ोर दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके पास में ज़मीनें हैं, गाड़ी हैं, घर हैं, उन्होंने भी अपनी जोड़ तगोड़ करके EWS का सर्टिफिकेट बनवा लिया है। तो ऐसे में आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे EWS और ओपन का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं जाने वाला है। परंतु यहाँ पे हम OBC की बात करें तो OBC में काफ़ी लफड़ा है। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी ये क्लियर नहीं है कि आरक्षण 14% होगा या 27% होगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन था उसमें ये बताया गया था कि 27% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन इसमें कोर्ट में केस लगा दिया गया है बहुत सारे लोगों के द्वारा। उनका कहना है कि OBC को 14% आरक्षण ही दिया जाए। हालांकि मुझे लगता है कि 27% आरक्षण OBC के लिए एक पर्याप्त आरक्षण होगा, क्योंकि OBC की जो संख्या है टोटल जनसंख्या का 60 से 70% OBC के अंतर्गत ही लोग आते हैं। तो यहाँ पे सभी को कैटेगरी वाइज देखें तो 27%, 70%, 60% लोगों के लिए अगर 27% आरक्षण तो कोई गलत नहीं है। परंतु फिर भी कोर्ट निर्णय करेगी कि कितना परसेंट आरक्षण होना चाहिए। लेकिन अगर 27% आरक्षण हुआ तो कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगा OBC का, लेकिन अगर वो 14% पे जाके रुकता है तो कट ऑफ हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 27% आरक्षण मिलता है तो लगभग 135 कट ऑफ होगा, और यदि 14% आरक्षण होता है तो लगभग 140 के लगभग यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है। वहीं यदि हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट का लगभग 130 से 135 के बीच में, और शेड्यूल ट्राइब का 125 से 130 के बीच में कट ऑफ रहेगा। यदि हम अदर की बात करें, जैसे कि कुछ भूतपूर्व सैनिक होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, या जो फिजिकल हैंडीकैप वगैरह होते हैं, इनका जो कट ऑफ होता है वो लगभग 100 से 125 के लगभग रहने की उम्मीद होती है। तो ये दोस्तों मैंने बताया कि क्या क्या कट ऑफ रहने वाला है, और ये प्रीवियस ईयर्स के जो कट ऑफ के ट्रेंड्स रहते रहे हैं उस कट ऑफ के ट्रेंड्स को देखते हुए यहाँ पे ये डिटर्मिनेशन किया गया है। अब सवाल आता है कि भाई यहाँ पे सवाल ये आता है कि जिन सवालों में आपत्ति है उनका कितना लाभ मिलेगा और किसे लाभ मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि देखिए जैसे कि मान लीजिए 100 सवाल थे, एग्जाम्पल के लिए सीधे 200 सवाल ही ले लेते हैं, इसमें से 8 सवाल गलत थे, तो वो सवालों को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और सवाल कितने हो जाएंगे, 192 सवाल से प्रश्न पत्र तैयार हुआ, ये माना जाएगा। अब ये 8 सवाल यदि किसी ने सही किए थे, मतलब कि इनमें कोई ऑप्शन उन्होंने चुना, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुना और वो ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि सवाल ही गलत था वो सवाल हट गया, तो मान लीजिए किसी के 130 नंबर थे, तो चूंकि उसका सही हट गया इसलिए उसका एक नंबर 129 हो जाएंगे। लेकिन यदि किसी का
ये वाला सवाल गलत था जो एक्चुअली में हटाया गया है, तो यहाँ पे उसके नंबर बढ़ जाएंगे। यानी कि वो सवाल जो हटाए गए हैं और आपने गलत किए थे उससे आपके नंबर बढ़ेंगे। वो सवाल जो हटाए गए हैं परंतु वो आपके सही थे, इससे आपके नंबर जो हों घट जाएंगे। तो उम्मीद ये करिए कि जो सवाल आपने किए हैं वो गलत हों। अगर वो गलत होंगे और वो हट रहे हैं तो इससे आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। अब इसके बाद है नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर का यदि हम ट्रेंड देखें, लास्ट ईयर का ट्रेंड देखें, तो नॉर्मलाइजेशन देखिए, लोग ये समझते, देखिए सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन में सबसे पहला तो ये होता है, नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। यूजली ये देखा जाता है कि किसी शिफ्ट, मान लीजिए 5 तारीख को एक एग्ज़ाम हुआ जिसमें 2 शिफ्ट थे, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, दोनों का पेपर एक जैसा था, लेकिन शिफ्ट 2 में मैक्सिमम जो एवरेज स्कोर आया वो था 80 नंबर और शिफ्ट 1 में जो एवरेज स्कोर आया था वो था 90 नंबर। तो ये माना जाएगा कि शिफ्ट 2 कठिन था क्योंकि यहाँ पे औसतन लोगों ने ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए। तो कोई पेपर किस दिन का कितना कठिन था इस बात से पेपर की कठिनाई तय नहीं होती है, बल्कि ये होती है कि उस शिफ्ट के बच्चों ने औसतन कितने अंक स्कोर किए हैं। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन होता है जब, है ना, तो वहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो जो गलत प्रश्न होते हैं, रॉन्ग जो क्वेश्चन होते हैं, जब वो हटते हैं तो उससे नंबर बढ़ते या घटते हैं। दूसरी बात क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट के अकॉर्डिंग भी नंबर घटते बढ़ते हैं। जिस शिफ्ट में पेपर कठिन होता है, लड़के कम स्कोर कर रहे होते हैं, उस शिफ्ट के लड़कों के नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, और जिस शिफ्ट में लड़के ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं उस शिफ्ट के नंबर घटा दिए जाते हैं। यानी ये देखा जाता है कि एवरेज किस शिफ्ट में ज़्यादा नंबर हैं, इसलिए तय करते हैं कि किस शिफ्ट का पेपर कठिन या सरल है। अब यदि लास्ट ईयर के हम पटवारी के एग्ज़ाम की बात करें तो वो 100 नंबर का पेपर था, ठीक है, लेकिन वहाँ पे हुआ क्या था कि किसी के 83 मार्क थे, उसको घटा के 78 हुए, और किसी के 73 मार्क हैं, उसके बढ़ के 81 हुए। ये 2 कारण से हुआ। सबसे पहले वो गलत प्रश्न वाला मैटर कि आपके जो प्रश्न सही थे अंत में वही प्रश्न हटा दिए गए व्यापम के द्वारा, तो वो आपके नंबर घट जाएंगे। और यहाँ पे वो प्रश्न जो गलत थे, हटाए गए व्यापम के द्वारा, वो आपके भी गलत थे, क्योंकि वो हट गए तो आपके नंबर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। थोड़ा नंबर आपके वहाँ पे बढ़े, और थोड़ा नंबर आपके कहाँ पे बढ़ जाएंगे, वो होगा नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में कठिन और सरल शिफ्ट के अकॉर्डिंग। तो इन 2 तरीकों से यदि हम इसका कंक्लूजन निकालें कि भाई कितने नंबर बढ़ या घट सकते हैं, तो कम से कम जो पिछले बार हुआ था 100 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें 5 नंबर अप या डाउन हुए थे। तो यहाँ पे चूंकि ये 200 नंबर का पेपर है, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि 10 नंबर प्लस या माइनस होंगे। यानी जिसके 130 हैं उसके 140 हो सकते हैं, और जिसके 150 हैं उसके 140 हो सकते हैं। तो यहाँ पे यदि किसी के बहुत कम नंबर आए हैं तो उसे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मे भी आपके नंबर इंक्रीज हो जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो जब तक व्यापम अपना रिजल्ट घोषित नहीं कर देता है, जब तक आप ये बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट क्या रहने वाला है। इसलिए यदि आपने अभी एग्ज़ाम दे दिया है तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और इंतज़ार करिए रिज़ल्ट के आने का, क्योंकि रिज़ल्ट के आने के बाद ही ये तय होगा कि किसका सिलेक्शन हो रहा है, किसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और कि रिज़ल्ट आने के बाद क्या होगा, देखिए रिज़ल्ट जब आता है ना, तो उसी के साथ में अटैच्ड होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि कहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। वहाँ पे आपको जाके मतलब वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो होती है आपको यूजली यूट्यूब पे या हर जगह मिल जाती है। तो अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपको इस बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि रिज़ल्ट आने के बाद आपको क्या करना होगा। बस आप ये काम करिएगा कि अपने सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर रखिएगा, तैयार रखिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों मिलता हूँ आगे आपको ऐसी किसी वीडियो में ऐसी किसी इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन दोस्तों के बीच में इस वीडियो को जिन्होंने पटवारी का एग्ज़ाम दिया है और वो जानना चाहते हैं इन सारे सवालों की जवाब। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत,